भाषा की उत्पत्ति प्राचीन मानव सभ्यता से हुई। पहले मनुष्य इशारों, संकेतों और आवाज़ों के माध्यम से बात किया करता था। धीरे धीरे इन ध्वनियों ने शब्दों और भाषा का रूप ले लिया। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को साझा करता है। जैसे जैसे भाषा विकसित हुई, वैसे वैसे लोगों ने तर्क वितर्क, चर्चा और बहस करना भी सीखा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चर्चा आपके सोचने समझने की क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को कितना बेहतर बना सकती है? आज की यह चर्चा इसी विषय पर आधारित है, जो कि हमारे भारत देश के युवा के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। युवा व्यक्तित्व निर्माण में लॉजिकल डिस्कशंस की भूमिका, द रोल ऑफ लॉजिकल डिस्कशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ यूथ्स। आज की इस चर्चा में हमारे साथ दो युवा प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका परिचय करवाने से पहले आइए चलिए देखते हैं उनके उपलब्धियों की एक झलक। नमस्कार, जोहार। मैं कुमारी प्राची आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम युव दर्शन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ दो युवा प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। हमारे पहले प्रतिभागी हैं आकाश कुमार। नमस्कार, जोहार। मैं आकाश कुमार डोरंडा कॉलेज का छात्र और मुझे जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। हमारी दूसरी प्रतिभागी है इंशा कायनात। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम इंशा कायनात है। मैं डोरंडा कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने कई बार अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल में रिप्रेजेंट किया है और मैं स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लॉजिकल डिस्कशंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार क्या हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, लॉजिकल डिस्कशन किसी भी पहलू पर सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक तरीके से निर्णय लेना है। अगर मैं लॉजिकल डिस्कशन की बात करूं तो ये केवल एकेडमिक सेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले लाइफ साइकिल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो डेली लाइफ की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी शॉप में जाता हूं, चलिए मान लेते हैं कपड़े वाली शॉप में जाते हैं, तो पहले देखते हैं ना कि ये कपड़े किस क्वालिटी की है, ये कपड़े किस कंपनी की और ये कितने समय तक चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दुकानदार से पूछते हैं कि ज़रा भैया बताइए तो इस क्वालिटी में क्या दूसरे डिज़ाइन के कपड़े हैं। ये डेली लाइफ की एग्जांपल है। और अगर मैं लॉजिकल डिस्कशन के प्रकार की बात करूं तो इसके दो प्रकार हैं। पहला, विवेचनात्मक तर्क। इसमें हम किसी भी तर्क को आधार को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी चीज़ का हमें उत्तर देना है तो पहले हम उसे आंकड़े की सत्यता की पुष्टि करते हैं। दूसरा, कि आधारों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर हमारा आधार सही है तो निष्कर्ष होने की गारंटी भी सही तय होती है। जैसा कि आकाश आपने बताया कि लॉजिकल डिस्कशंस किसी एक विषय पर अपनी समझ बनाने को है, उसके प्रति तर्क वितर्क करने। इंशा, लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स आपके लिए किस प्रकार मददगार साबित हुए हैं? लॉजिकल डिस्कशंस ने मेरी पर्सनालिटी को इस वे में शेप किया है जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लॉजिकल डिस्कशंस में पार्ट लेने से मुझ में काफ़ी पेशेंस आया है। मेरी थिंकिंग काफ़ी शार्प हुई है। अब जब भी कोई बोलता है ये बात सच है, मैंने व्हाट्सएप में देखा है, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा माइंड
खुद ही बैकग्राउंड चेकिंग करने लगता है फैक्ट्स की। एंड इस हैबिट ने मुझे कई बार बैड डिसीजन लेने से बचाया है और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाया है। इससे मैं काफ़ी बेटर लिसनर बन चुकी हूँ। अब मैं पहले लोगों की बातों को सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर जवाब देती हूँ। इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हुई है, मेरी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी हुई है। पहले मैं काफ़ी लो से मेरा सेल्फ स्टीम काफ़ी लो हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। एंड लॉजिकल डिस्कशंस ने मुझे ये सिखाया है कि आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे विन कर सकते हैं, एंड वो भी विदाउट लड़ाई किए। आकाश, जब हम लॉजिकल डिस्कशंस करते हैं तब हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। आपका इस पे क्या कहना है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा प्राची जी कि जब हम लॉजिकल डिस्कशन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क वास्तव में सक्रिय हो जाता है। हमारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है कि जब हम कोई लॉजिकल डिस्कशन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क का 80% है। तो ये कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या फिर डिबेट करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं जो लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस पे डिसीजन लिया जाना चाहिए त्वरित रूप से, तो हमारा सेरेब्रम काफ़ी आवश्यक है। उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में फ्रंटल लॉब भी है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। और अगर लॉजिकल डिस्कशन की बात करूं, डिबेट की बात करूं, तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारी दिमागी कसरत तो होती है और साथ ही साथ इसमें दिमाग की कसरत होने के बाद हमारे शरीर से पसीना भी नहीं बहता है। साथ ही साथ इससे कोई अनावश्यक हमें थकावट भी नहीं होती है। और अगर कहते हैं ना कि आप जितना अपने दिमाग को सक्रिय रूप से करोगे या सुडोकू खेलोगे, इतने सारे गेम आते हैं पेपर में, तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो हमारा दिमाग जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा तो हम क्रिटिकल थिंकिंग उतने अच्छे से कर सकते हैं और आने वाले लाइफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट पहलू है या जो भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो हमारा दिमाग का सक्रिय होना आवश्यक है। इंशा, आप बताइए कि डिबेट्स और लॉजिकल डिस्कशंस में भाग लेने से आपकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आए हैं? क्या इसने आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया है? यस मैम, अब मैं एक बेटर लिसनर हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं लोगों की बातों को सुनती हूँ। अब मैंने तर्क वितर्क करना सीखा है। अब मैं बहस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फालतू चीज़ों में टाइम नहीं लगाती। मैं तर्क का यूज़ करती हूँ, मैं रीजनिंग का यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं बहस करती हूँ, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं लॉजिकल फैलेसीज जैसे पर्सनल अटैक्स को अवॉइड करती हूँ और फैक्ट्स एंड रीजनिंग का यूज़ करती हूँ। आकाश, आप एक नेशनल लेवल के डिबेटर हैं। आप बताइए कि आपने अपनी इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से की और यह आपके लिए अभी तक कैसा रहा है? प्राची जी, एक कहावत है कि हज़ारों मीलों की सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। और मैं सच कहूँ तो मेरे इस छोटे से सफ़र की शुरुआत भी हमारे स्कूल से ही हो चुकी थी। जब मुझे 15 अगस्त इसमें इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में मुझे टीचरों द्वारा ग्राउंड में कुछ स्पीच बोलने का अवसर दिया जाता था। और वहाँ से लेकर जब मैं कॉलेज में आया तो बहुत सारे कंपटीशन होते थे यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते गया। इसलिए पार्टिसिपेट करते गया क्योंकि मेरे मन में था कि मैं खुद को जांचूं, परखूं कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। साथ ही साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो। तो हमारे टीचर ने कहा कि आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे आप में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। और यही सब का परिणाम था और सच कहूँ तो मेहनत का भी परिणाम था कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने का अपने स्टेट को मौका मिला। साथ ही साथ इस छोटे से सफ़र में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव को भी देखने को मिला। कभी कभी स्टार्टिंग में हारने का भी होता था, बट इतना हो गया है प्रैक्टिस कि अब मैं किसी भी पहलुओं पर बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो मैं किसी भी पहलू पर अच्छे से बोल सकता हूँ। और इसका परिणाम यही था कि अब बेहिचक अपनी बातों को रख सकता हूँ सबके सामने। बहुत खूब आकाश। इंशा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक स्टेट लेवल के डिबेटर हैं। आपने इसकी शुरुआत कैसे की और यह आपके लिए कितनी सहायक साबित हुई है? मेरी जर्नी एक्चुअली स्कूल में स्टार्ट हुई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लॉजिकल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया था। मुझे याद है मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और इससे मैं काफ़ी इनकरेज हुई थी। तो मैंने फिर और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया एंड ये मेरी जर्नी कॉलेज में भी कंटिन्यू हुई। मैंने कई बार अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था आई रिमेंबर मैं भूल गई थी, नर्वस हो गई थी और चुप हो गई थी। पर मेरी सहभागियों ने मुझे समझाया और कहा कि लुक ऑन द ब्राइटर साइड, और इस वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई और मैंने आगे भी पार्टिसिपेट करना जारी रखा। कई बार मुझे इस जर्नी में हार मिली, लेकिन हर हार ने मुझे सिखाया है और इससे मैं काफ़ी मजबूत बनी हूँ और ये जर्नी अभी भी मेरी कंटिन्यू है। बहुत खूब इंशा। आकाश, कभी कभी डिबेट्स और डिस्कशंस बहुत उबाऊ हो जाते हैं और लोग उसमें रुचि नहीं ले पाते। आप बताइए एज अ डिबेटर कि आपने इन डिबेट्स और डिस्कशंस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया है? अगर हम डिबेट की शुरुआत एक सही ढंग से करें तो सच मान लूँ कि आपने आधी जंग जीत ली
और जहाँ तक मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया हूँ और जहाँ तक मैं देखा हूँ तो मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया। जैसे कि मैं अपनी जब भी डिबेट स्टार्ट करता हूँ तो कुछ कोटेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं टॉपिक है कि उच्च शिक्षा ही केवल जीवन में आगे बढ़ने का माध्यम नहीं है, तो इसमें मार्क ट्वेन का एक कथन है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ कि आप अपनी उच्च शिक्षा में, आप अपने उच्च जीवन मूल्य में स्कूल को बाधा ना बने। दूसरे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ कि अगर मैं चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत करूँ, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, तो सामने वाला को भी लगेगा कि क्या नीरस तरीके से बोल रहा है, तो उतने इंटरेस्ट नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक आंकड़े दूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि हमारे अंटार्कटिका और आर्कटिक में काफ़ी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों? ये सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर मैं सिर्फ इस तरह बोल दूं तो सामने वालों को उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाऊं कि ये देखिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के पहले यानी 1850 के पहले ऐसी स्थिति थी और 1850 के बाद ऐसी स्थिति हो चुकी है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो अगर मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से सामने वालों को डिबेट की शुरुआत करूँ और चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत करूँ, तो सामने वाले को भी ये ज़रूर मन में आएगा कि हाँ, ये बंदा बोल रहा है तो बिल्कुल तथ्य के साथ बोल रहा है। इसके साथ साथ मैं कुछ और आंकड़े डाल सकता हूँ फैक्ट के साथ, जैसे कि हमारे समुद्र में इतना सारा कचरा है कि इससे 32,000 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा सा लक्षद्वीप आकार का द्वीप बन सकता है। तो जब मैं उस प्लास्टिक के कचरों को लक्षद्वीप की द्वीप से तुलना किया, तो इससे अब साफ साफ ये तस्वीर बन सकती है कि हाँ, हमारे समुद्र में इतना सारा कचरा है जो वास्तव के रूप से हमारी धरती के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ हमारे जीव जंतुओं के लिए जो समुद्र में रहते हैं उसके लिए भी हानिकारक है। साथ ही साथ मैं कुछ अपने कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो इससे लगता है कि हाँ, इससे ये लगता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल तरीके से, सही तरीके से बोल रहे हैं। इंशा, जैसे आकाश ने बताया कि हम डिबेट्स और डिस्कशंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आंकड़ों और पिक्चर्स का सहारा ले सकते हैं, आप बताइए बच्चे इसकी तैयारी कैसे करें? इमेजिन करिए अगर बच्चे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम रटने के बजाय इस बात पर बहस करें कि पाइथागोरस को एक्चुअली ट्रायंगल्स में इंटरेस्ट क्यों था, और हिस्ट्री के क्लास में डेट्स रटने के बजाय ये सोचे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट सच में ग्रेट था या नहीं। और हमारे एजुकेशनल करिकुलम में डिबेट्स एंड लॉजिकल डिस्कशंस को ऐड करने की बहुत ज़रूरत है। इससे बच्चे हाँ मैम रटना नहीं सीखेंगे, हाँ मैम बोलना नहीं सीखेंगे, बल्कि वो क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। इससे बच्चे सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनेंगे, बल्कि सीखना सोचेंगे और बोलना सीखेंगे, सवाल पूछना सीखेंगे। आकाश, आज की शिक्षा प्रणाली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कई बदलाव आए हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स का भी एक भाग होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे तो बच्चों के लेयर ऑफ थॉट्स क्लियर होंगे, और जब क्लियर होंगे तब वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है? जी बिल्कुल प्राची जी, आज के समय में सबसे आवश्यक है कि हम वैसे बच्चों को लॉजिकल डिस्कशन का हिस्सा बनाएं जो अभी भी कुछ ना कुछ कारणों से पीछे छूट गए हैं। शहरों में तो वैसे प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलती है, परंतु हाँ, ग्रामीण परिवेश में जो हमारे बच्चे हैं उसमें कुछ कह सकते हैं कि ट्रेनिंग की कमी है या फिर उन्हें परिवेश नहीं मिल पाता, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की सोच जो होती है उनमें देर से आती है। अगर हम उन्हें एजुकेशन प्रणाली में अगर उस सिस्टम के थ्रू उसे एजुकेशन दे, शिक्षा दे, तो मेरा मानना है कि हाँ, उसमें काफ़ी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में भी, तो उसका भी अप्रोच यही है कि हम अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लाएँ, एक सही अप्रोच से वो सही डिसीजन ले सकें। और अगर हम इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाएँ तो मेरा मानना है कि वो बच्चे एकेडमिक करियर में तो ध्यान तो देंगे ही, उनमें बेहतर तो करेंगे, साथ ही साथ आने वाले उनके जो जीवन है, आने वाले जो उस समय काफ़ी किसी भी फील्ड में जाए तो उसमें उसके काफ़ी सहायक हो सकते हैं। और ये भी ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से ही वैसी एजुकेशन प्रणाली का हिस्सा बनाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और भारत सरकार की तो कोशिश कर ही रही है, परंतु हाँ, हम युवाओं को भी इसके लिए आगे बढ़ना होगा। हम अपने स्तर से जितने हो सके, ऐसा नहीं कि हमें बड़े लेवल पे ही करना है, हमारे स्तर से जितना हो सके हमें खुद को जो हमारी एजुकेशन मिली है दूसरों को बांटे, उनमें वैसी सोच कर बदलने का हम कुछ ना कुछ सहयोग दें। और बिल्कुल ये हेल्प तो कर सकता है। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारा देश का तो विकास तो होगा ही, और वे एक सभ्य नागरिक भी बन पाएंगे। हमारा जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा है,
तो लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स इसमें कैसे मदद करते हैं? लॉजिकल डिस्कशंस एंड डिबेट्स हमारी कई वेज़ में हेल्प करते हैं। ये हमें ज़िंदगी में फ़ैसले लेने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी डिसीजंस लेने होते हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सी इंश्योरेंस स्कीम चूज़ करें। इसमें डिसीजन लेने के लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और ये हमारी काफ़ी सहायता करता है, और इससे हमें हमारे रिश्ते भी बने रहते हैं। इंशा, आपने बताया कि लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स के द्वारा युवाओं की थिंकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़िया होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी बढ़िया होती है और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है। आकाश, आप युवाओं को क्या सलाह देंगे? वह लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स के द्वारा अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? जी प्राची जी, आज के समय में जब सारा विश्व वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है और सारा विश्व एक परिवार है, तो हम ये नहीं कर सकते कि केवल हम अपने राज्य स्तर पे ही सिमटे रहे या अपने ज़िला स्तर पे ही सिमटे रहे। आज के समय में लॉजिकल डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉजिकल डिस्कशन या डिबेट के माध्यम से वो अपने बच्चों में या अपने में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो आने वाले समय में चाहे वो किसी भी जॉब हो या फिर किसी फील्ड में जा रहे हों, तो अगर वो अपनी बातों को सही तरीके से जब तक नहीं रख पाएंगे, तब तक सामने वालों को पता नहीं चला कि इस बच्चे में या इस पर्सन में कितनी क्वालिटी है। और सबसे माध्यम तो हमारी भाषा ही है कि हम जो हमारे पास जितना भी नॉलेज है, और मैं अभी जिससे आपसे बात कर पा रहा हूँ, हम दोनों इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसमें भाषा ही सबसे बड़ा माध्यम है। तो अगर भाषा अगर सही तरीके से वो सीखे, सही तरीके से अपनी बातों को रखने का उनमें हुनर आ जाए, उनमें वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, उनमें वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो फ़ायदा तो करेगा ही, साथ ही साथ वो किसी भी अप्रोच में जाए वो एक सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो उसे हंसते हंसते सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आवश्यकता है कि हम किसी की बातों को या किसी की, चाहे वो मेरा कितना भी क्लोज हो, उसकी बातों के तह तक जाए, उसके अच्छे नकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें, और इसकी शुरुआत प्रारंभ से ही होती है। इंशा, आज के सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन डिस्कशंस भी सामने आ रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं और यह लॉजिकल डिस्कशन से कैसे अलग है? ऑनलाइन डिस्कशंस की बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने रूम में कोज़ी होकर आराम से वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, नो वन विल जज यू अबाउट इट। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक डिबेट क्लब में बदल कर रख दिया है, जहाँ पे आपके फेलो डिबेटर्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट टाइम जोन्स के हो सकते हैं। एंड सोशल मीडिया की बेस्ट चीज़ ये है कि आप बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सेस कर सकते हो, और आप ऑन द स्पॉट फैक्ट चेक कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया ने हमें ये फ़ायदा भी दिया है कि आज हम उन डिस्कशंस का हिस्सा बन पा रहे हैं जो कि कुछ दशकों पहले इम्पॉसिबल सा था। और ऑनलाइन डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नोबेल प्राइज़ वर्थी हो, नहीं। लेकिन अगर हम डिस्कशंस में लॉजिक्स एंड रीजनिंग का प्रयोग करते हैं, तो सोशल मीडिया एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, काफ़ी मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाता है सीखने सिखाने का। एंड अगर डिस्कशन ज़्यादा हीटेड हो जाए, तो आपके पास ऑलवेज ये ऑप्शन है कि आप लॉग आउट कर सकते हैं। इंशा, आपने बताया कि ऑनलाइन डिस्कशंस कम्प्लीटली फैक्ट पे बेस नहीं होती है। कभी कभी लोग तुरंत पोस्ट को देख के उस पर कमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑनलाइन डिस्कशंस कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का भी ज़रिया है। लेकिन जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो वह लॉजिकल डिस्कशन और डिबेट्स होती है, जिसमें पूर्णतः फैक्ट चेक और तर्क के साथ बताया जाता है। आकाश, आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के तरफ जा रहे हैं, जो कि जॉइंट फैमिली से काफ़ी अलग है। तो लोग अवसाद, जो कि डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स इसे कैसे कम कर सकते हैं, और इसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी कैसे बढ़ सकती है? जी प्राची जी, आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है कि लोग अब परिवारों से कट रहे हैं। वो अब न्यूक्लियर फैमिली के बजाय खुद को अकेले में सिमट रहे हैं। 6 इंच की फ़ोन से चाहते कि पूरी दुनिया उसी में सिमटी हुई है। मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी लगता था कि हाँ, सारी जितनी भी नॉलेज है बस रूम में बैठ जाना है, फ़ोन से सर्च करना गूगल से और सारी चीज़ आ जाती है। तो इससे मेरे बहुत सारे नुकसान हुए कि मेरी सोशल कनेक्टिविटी कम हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे पता चला कि हाँ, लॉजिकल डिस्कशन जितना डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करूँ, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि स्कूल से निकलने के बाद मैं कॉलेज में आया तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे, पार्टिसिपेट करता गया। तो जब हम एक छोटे से कमरे से निकलकर खुद को एक बाहरी दुनिया में लाते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व तो विकास होता ही साथ दूसरे के कमजोरियों को देख सकते हैं, दूसरे के ताकतों को देख सकते हैं, उसमें अपने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आज के समय में जो फैमिली है,
तो फैमिली को मैं तो यही सलाह देना चाहूँ कि आप अपनी फैमिली जितने भी, चाहे 2 हो 3 हो या जितने भी ज़्यादा हों, आप अपनी फैमिली से कम एटलीस्ट बात रखें। जो भी चीज़ महत्वपूर्ण मुद्दा है अपनी फैमिली से डिस्कस करें। हम अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें अपनी फैमिली की कुछ कमियां हैं या अपनी जो कमियां हैं तो फैमिली से डिस्कस करने के बाद काफ़ी दूर हो सकती है। और यही अगर हमारा लॉजिकल डिस्कशन अगर फैमिली से थ्रू आगे बढ़कर बाहर में जाए तो काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और एक कहावत भी कि हमें कुएं की मेढक नहीं बननी है, तो कुएं की मेढक नहीं बननी तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें कुएं से निकलना पड़ेगा। तो कुएं से निकलने से के लिए हमें कुछ वैसे अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो हमारे लिए सही हो, दूसरों के लिए सही हो। और कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। चाणक्य का भी कथा है ना कि लाइफ बहुत छोटी है, अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। और आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अपने छोटे से घर से निकलेंगे, अपने फैमिली से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहे बात करें। आज का युवा स्टेज पे जाने से झिझकता है, बोलने से झिझकता है, अपनी बातों को आगे रखने से झिझकता है। तो लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट कॉम्पिटिशन्स कैसे उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा कर सकती है? लॉजिकल डिस्कशन से हम ये सीखते हैं कि अपनी बात को फैक्ट्स एंड रीजंस के बेसिस पे कैसे बोलते हैं। इसमें हम ये सीखते हैं कि इमोशंस का यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं होता, इमोशंस की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो जब आप स्टेज पे बोलते हैं आप सीखते हैं कि यहाँ पे आपको तर्क से बात करना है, रीजंस के साथ बात करना है, आपको इमोशंस पे आके बात नहीं करना है। और इससे हमारी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ती है। हमें पता होता है कि हम सच बोल रहे हैं और हम फैक्ट्स पे बोल रहे हैं, तो लोगों का इससे हम पे विश्वास कर पाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और आपका स्टेज फेयर स्लोली जाएगा, वो एक बार भी नहीं जाता। पहले पार्टिसिपेट करेंगे वो टाइमली जाता है। और लॉजिकल डिस्कशन से आपकी हैबिट बन जाती है बोलने की। आपको पता होता है आपको किस टॉपिक के बाद क्या टॉपिक बोलना है, तो स्लोली हैबिट बन जाती है। और आप जानते हैं कि आपको कैसे लाइन वाइज बोलना है और कैसे फ्लो में बोलना है। और आपकी वोकैबलरी काफ़ी अच्छी होती है। आप एक अच्छे डिबेटर तभी बन सकते हैं जब आपकी वोकैबलरी अच्छी हो, जब आपको पता है कि कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। तो मेरी यही एडवाइस रहेंगी कि आप बोलने से पहले सुने, समझें, फिर जवाब दें। और एक और सवाल पूछना सीखें। आप सवाल पूछेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आप उतने अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। आकाश, आप लगातार तौर से लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने आसपास के युवाओं में बदलाव देखा है? प्राची जी, जब से मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ स्पीच डिबेट में, कंपटीशन में, तो मैं आसपास के युवाओं में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। किंतु हाँ, ये भी बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये बदलाव केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। मैं जिस स्टेज पे परफॉर्मेंस करना जाता हूँ तो वहाँ पे पहले जिस तरह जितना कंपटीशन होता था, बट अब उतनी नहीं हो पा रही है। क्यों? मैं कारण जानने का कोशिश किया तो सबसे बड़ा कारण तो यही था कि लोग अब सोशल मीडिया से या बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं उस पर अब ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। अब उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि हम डिबेट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, क्विज में पार्टिसिपेट करें, अपने स्पीकिंग कौशल को डेवलप कर सके। तो मुझे लगता है कि ये समस्या हमारे देश में, हमारे आसपास क्षेत्रों में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अपने युवाओं को एक सही मुख्य धारा में लाएँ, क्योंकि बच्चे अब ऑनलाइन गेम, फ्री फायर ये सब में ज़्यादा एक्टिव दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सारा चीज़ इसी में है, गेम खेलो, माइंड सक्रिय होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट तो खुद तो करें ही, साथ ही साथ जो भी युवा है उसे भी आगे बढ़ने के लिए एक सही अप्रोच के लिए हम आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि हाँ, आप भी पार्टिसिपेट करो। आप खुद को जांचो परखो कि आप में वो स्पीकिंग स्किल है कि नहीं। अगर आप अभी वैसे जांच परखने का अभी समय ही है, क्योंकि अभी तो हमारा गोल्डन पीरियड है। हम जितना ज़्यादा खुद को आगे बढ़ने के लिए आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि अपना तो विकास कर पाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं उसमें भी वो एक सही सोच अपना हो सकती है। इंशा, भारत का युवा भारत का भविष्य है और भारत एक विकासशील देश है। 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स का सहारा लेके कैसे आज का युवा भारत देश को विकसित बना सकता है? लॉजिकल डिस्कशंस हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड युवा ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि हमारे देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। अगर हमारे युवा तर्क वितर्क पे बातचीत करेंगे, जो एक्चुअल इश्यूज़ है उन पे बात करेंगे, तो ये और मान लीजिए हमारा युवा लॉजिकल डिस्कशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कुछ सालों में ये भी हो सकता है कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हों जहाँ पे लॉजिकल डिस्कशंस होते हैं, ना कि वैसे डिस्कशन जो इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड हो और पर्सनल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, विकसित हो 2047 तक, तो युवाओं के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
लॉजिकल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, अपना ओपिनियन रखें और तर्क वितर्क पे फोकस करें, ना कि पर्सनल ओपिनियंस पे। आकाश, आज का युवा जैसे लॉजिकल डिस्कशन और डिबेट्स में भागीदारी लेना चाहे तो इसकी शुरुआत वो कहाँ से करे? क्या वो स्कूल से करे, क्या वो अपने कॉलेज से करे, क्या वो अपने परिवार से शुरू करे? प्राची जी, मुझे तो लगता है कि परिवार ही एक बच्चे का एक सबसे बड़ा स्कूल होता है, सबसे पहला स्कूल होता है जो हम स्टार्टिंग से ही सीखते आए, पढ़ते आए। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी आगे जाके वो स्कूल में पार्टिसिपेट करें वो तो बात की बात है, लेकिन अगर वो अपने परिवार से उनमें वो डिस्कशन आ जाए, अपने परिवार में ही कुछ प्रॉब्लम है तो अपने परिवार से, माता पिता से, अपने भाई से डिस्कस करे, तो मुझे लगता है कि उनमें वो कौशल आ चुकी है। बस अब उसे एक सही मंच देने की आवश्यकता है और वो मंच तो उन्हें स्कूल में मिल ही जाएगा, परंतु आवश्यकता है कि वो अपने स्पीकिंग स्किल को अपने परिवार से ही कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले गुरु तो उसके माता पिता ही होते हैं, उसके परिवार ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जब वो परिवार से अपने स्कूल्स में आए, चाहे वो प्ले स्कूल हो, प्ले स्कूल कर सकते हैं, काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ वहाँ भी एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं जैसे कि खेल एक्टिविटी, उसमें भी पार्टिसिपेट करे। लेकिन आवश्यकता है कि वो पार्टिसिपेट करे, हारे जीते ये वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करे। और चाहे वो प्ले स्कूल में रहे या फिर हायर एजुकेशन में जाए, या 1 क्लास 2 क्लास या 5 क्लास, या जितने भी कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी जाए या किसी भी फील्ड में जाए, उनमें वो स्किल डेवलप तभी होगी जब उसकी शुरुआत स्टार्टिंग से होगी। और मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी भी स्टार्टिंग क्लास 3-4 से हो चुकी थी। ऐसा नहीं कर सकते कि काफ़ी बहुत आगे बढ़ चुका था, काफ़ी अच्छा था उस समय, लेकिन हाँ ये मन में था कि पार्टिसिपेट करना है, खुद को देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, और उसी कारण आज संभव हो पाया कि मैं आज आपके सामने इतना अच्छा से बोल पा रहा हूँ। आकाश, आपने बताया कि आपने स्कूल लेवल से ही अपने डिबेट कंपटीशन और लॉजिकल डिस्कशंस में भाग लेने की यात्रा को शुरू किया था। तो क्या किसी ने आपको एनकरेज किया था? क्या किसी ने आके आपको सीधे पूछा था कि आप बोलने में अच्छे हैं तो आप बोलिए? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि मुझे मन करता था, मुझे अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना। और हाँ ये भी है कि जब मैं कुछ अच्छा करते गया, स्पीच में पार्टिसिपेट अच्छा करते गया, अच्छी बोलने लगा, तो मेरे टीचर भी प्रोत्साहित करते कि यार 15 अगस्त आ रहा है आकाश, तुम भी पार्टिसिपेट करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा से बोल पाओगे। तो थोड़ा सा हौसला अफजाई हुआ कि हाँ सर को भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छा बोल पाता हूँ। और वही चीज़ धीरे धीरे और मुझे में परिवर्तन आते गए और मैं खुद को और बेहतर करने के लिए कोशिश करता रहा हूँ। बहुत खूब आकाश। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की इस चर्चा से यह तो साफ हो गया कि लॉजिकल डिस्कशंस और डिबेट्स सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह युवाओं को सोचने, समझने और बोलने की कला सिखाता है। अगर हमें एक मजबूत और विकसित भारत की स्थापना करनी है तो हमें युवाओं को तर्क वितर्क करने, बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो अगली बार अगर कोई चर्चा हो तो सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, बल्कि तर्कों के साथ अपनी बातों को सामने रखिए और दूसरों की भी सुनिए। इसी विचार के साथ मैं और पूरी दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।